Assalamu alaikum students. Today we are going to study center of mass in the system of two particles. और आज हमने जो है वो सेकंड केस डिस्कस करना है। लास्ट टाइम हमने जो है वो डिस्कस किया था कि आपका जो मास m1 था वो ओरिजिन पे था और m2 जो है वो सम डिस्टेंस d पे था। आज जो है वो हम कंसीडर कर रहे हैं कि आपका मास m1 जो है ये ओरिजिन पे नहीं है, बल्कि ये ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पे रखा हुआ है आपने। m2 जो है वो ओरिजिन से x2 डिस्टेंस पे है और m1 और m2 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आपने रिप्रेजेंट किया है d से। सेंटर ऑफ मास को आपने कहा है कॉमन या cm और सेंटर ऑफ मास का जो आपकी एक्सिस रेफरेंस एक्सिस से या आपके ओरिजिन से डिस्टेंस है वो है x कॉमन या xcm। सबसे पहले हमने r1 देना है मोमेंट ऑफ आर्म विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे आपके पास r1 होगा आपके पास ये वाला डिस्टेंस, दिस वन। ठीक है, तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे? हमेशा देखें जो आपकी अननोन टर्म्स होती हैं वो आप फाइंड आउट करते हैं नॉन टर्म्स की सूरत में। ठीक है, नॉन मतलब जो टर्म्स आपने डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब की हुई होती हैं, तो आपको उनकी जो है वो कन्फिग्रेशन या उनकी वैल्यूज़ का पता होता है। तो हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? XCM आपने पहले डिफाइन किया है कि सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है और x1 भी आपने खुद डिफाइन किया है। तो आप क्या करेंगे कि XCM में से जब x1 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो आपका मूवमेंट ऑफ आर्म क्या होगा? XCM माइनस x1। फिर है आपने विद रिस्पेक्ट टू x2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास x2 नॉन है, सेंटर ऑफ मास नॉन है, आपने ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास कैसे आएगा कि इस टोटल डिस्टेंस में से आप जो है वो इस डिस्टेंस को क्या कर देंगे? माइनस, मतलब x2 में से xcm को क्या कर देंगे? माइनस। तब आपके पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ आर्म दिस वन m2 मास। तो यही जो है वो हमने नेक्स्ट स्लाइड्स में लिखा हुआ है। यहाँ पे ये देखें कि r1 है आपका XCM माइनस x1 और r2 है आपका x2 माइनस XCM। फिर हमने वही जो है वो लास्ट लेक्चर की तरह हमने कंडीशन ली है कि इक्विलिब्रियम में T1 इज इक्वल्स टू T2। T1 हमारे पास होगा R1F, T2 हमारे पास होगा R2F। यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म में नहीं ले रहे, हम जस्ट जो है वो स्केलर फॉर्म में ले रहे हैं। R1 हम अभी हमने देखा है क्या है? XCM माइनस x1। R2 आपके पास क्या है? x2 माइनस XCM। F1 की आपने यहाँ पे फोर्स पुट कर दी m1g, F2 की फोर्स पुट कर दी m2g। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया कि यहाँ से g को कॉमन ले लिया, g से g कैंसिल हो गया और आपके पास m1 XCM माइनस m1 x1 बच गया और यहाँ से इज इक्वल्स टू m2 x2 माइनस m2 XCM। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि ये जो माइनस वाली टर्म थी ये इस साइड पे आके प्लस हो गई और ये जो माइनस वाली टर्म थी ये इस साइड पे आके प्लस हो गई। ये वाली टर्म इस साइड पे आके प्लस हो गई और ये वाली टर्म इस साइड पे आके प्लस हो गई है। नेक्स्ट आपने क्या किया? XCM यहाँ से कॉमन ले लिया, आपके पास m1 प्लस m2 आ गया इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2। देन यू हैव डिवाइडेड m1 प्लस m2 ऑन दिस साइड एंड दिस बिकम्स HCM इज इक्वल्स टू m1 x1 m2 x2 ओवर m1 प्लस m2। फिर हमने कंसीडर किया कि m1 प्लस m2 जो है वो टोटल मास कैपिटल M के इक्वल है। तो यहाँ पे जो है वो आपने वैल्यू पुट डाउन कर दी 1/m इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2।
नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि जब आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव करेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस है x(cm), देन d/dt 1/M, m1 x1 प्लस m2 x2। 1/m आपका कांस्टेंट है, ये टाइम के लिहाज से चेंज नहीं होगा, तो ये इसी तरह कॉमन आ गया और आपका डेरिवेटिव जो है वो अंदर m1 x1 और m2 x2 पे अप्लाई होगा। तो आपने सेपरेटली जो है इसको m1 x1 पे और m2 x2 पे अप्लाई कर दिया। अब m1 और m2 आपके पास कांस्टेंट है, तो टाइम का जो डेरिवेटिव है वो जस्ट x1 और x2 पे अप्लाई होगा। यहाँ से m1 आउटर साइड पे आ गया और टाइम डेरिवेटिव x1 पे अप्लाई हो गया। यहाँ से m2 आउटर साइड पे आ गया और टाइम डेरिवेटिव जो है वो x2 पे अप्लाई हो गया। So rate of change of x1 will be equals to v1 and time rate of change of x2 will be equals to v2, where v1 is the velocity of m1, v2 is the velocity of m2, and this one will be the velocity of center of mass. Then we are going to find out acceleration of center of mass. What we have definition of acceleration: the time rate of change of your velocity. Then you have applied time rate of change at your velocity term. 1/m is constant, so we have taken it outside and applied the derivative at m1 v1 and m2 v2. m1 is also constant, so it doesn't involve any time derivative, and m2 is also constant, so it have no effect with respect to time derivative. Then you have applied it on v1 and it becomes dv1/dt, and then you apply time derivative of v2 and it becomes dv2/dt. So your acceleration of center of mass will be equals to a1 m1 a1, because time rate of change of velocity v1 will be equals to a1, time rate of change of velocity of v2 or mass 2 will be equals to a2, where a1 is the acceleration